Morning class. I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic, contract of guarantee. A contract of guarantee is governed by the Indian Contract Act 1872. A contract of guarantee includes three party. One party act as the surety in case of defaulting party to fulfill his obligations. Contract of guarantees are mostly required in cases when a party requires as like a loan or any goods or employment. The guarantor in which a contract assures that the creditor, the person in need, may be trusted in case of any default. He shall undertake the responsibility to pay that responsibility. The Indian Contract Act section 126 contract of guarantee to perform the promise or discharges of a liability defaulting party in case he fails to fulfill his promises. There are in contract of indemnity three parties, one which is a principal debtor, second which is a creditor, and third which is a surety or a guarantor. So let's we understand in a Hindi. गारंटी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 124 में गारंटी अनुबंध को जो परिभाषित किया गया है उसको समझेंगे। गारंटी अनुबंध किसी भी एक जो है मेन जो प्रिंसिपल डेप्टर होता है और जो बायर होता है, ऋणदाता होता है, उसके मध्य में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और तीसरे पक्षकार द्वारा ये कहा जाता है कि मुख्य लेनदार और देनदार और ऋणदाता से कि अगर ऋणदाता कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में इनकेपेबल होगा तो इसकी लायबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं इसकी भरपाई करूँगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 124 में इसको परिभाषित किया गया है और किसी भी वचन को पूरा करने या चूक कर्ता पक्ष द्वारा अपना वचन पूरा न करने की स्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन करने के अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो एक इसमें तीन पक्षकार होते हैं। मुख्य देनदार वह व्यक्ति जो उधार लेता है या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे चूक पर गारंटी दी जाती है। ऋणदाता वह पक्ष जिसने उधार लेने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु दी है, ऐसी वस्तु के लिए भुगतान करने के लिए उसे ऋणदाता की गारंटी दी गई है। जमानतदार या गारंटर वह व्यक्ति जो मूल लेनदार की चूक की स्थिति में भुगतान की गारंटी देता है। जैसे कोई भी प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में कोई मिसहैपनिंग होगी तो श्योरेटर और गारंटर उसके लिए लाइबर होगा। अंकिता पल्लव को 7,000 रुपये का लोन देती है। सृष्टि जो पल्लव की बॉस है वादा करती है अगर पल्लव लोन चुकाने में विफल रहता है तो वह उसे चुकाएगी। गारंटी के अनुबंध में इस मामले में अंकिता लेनदार है, पल्लव मुख्य देनदार है और सृष्टि जमानतदार है। सीधी सी बात है। गारंटी का अनुबंध मौखिक और लिखित हो सकता है या पक्षों के आचरण से स्पष्ट और निहित हो सकता है। गारंटी अनुबंध की अनिवार्यताएं, इसमें तीन पक्षों की सहमति से किया जाना चाहिए। जो भी प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और गारंटर तीनों की कंसेंट से होना चाहिए। कंसिडरेशन, भारतीय संविधान नियम धारा 27 के अनुसार मुख्य ऋणी के लाभ के लिए किया गया कोई भी कार्य, कोई भी वादा गारंटी के लिए जमानतदार के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। ऋणदाता द्वारा दिया गया नया प्रतिफल होना चाहिए, न कि पिछला प्रतिफल। आवश्यक या नहीं है कि कोई गारंटर कोई प्रतिफल अवश्य मिले। कभी कभी चूक के मामले में ऋणदाता की ओर से सहनशीलता भी पर्याप्त प्रतिफल होती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रेमको लिमिटेड 1983 में स्टेट बैंक ने ऋणी प्रतिवादी को नोटिस दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन उसके पति ने जमानतदार बनने के लिए सहमति व्यक्त की और देनदार का भुगतान करने का वचन दिया। स्टेट बैंक के पक्ष में एक वचन पत्र भी निष्पादित किया और बैंक ने कार्रवाई की धमकी से परहेज किया। यह माना गया कि बैंक की ओर से इस तरह का धैर्य और स्वीकृत जमानतदार के लिए अच्छा प्रतिफल था। तो उसमें स्टेट बैंक थी और उसकी वाइफ थी जो ऋण ली थी,
मगर वो चुका पाने में असफल थी, तो उसके हस्बैंड ने उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो गारंटर और सिक्योरेटर के रूप में एश्योर किया कि अगर वो लाइबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाती तो उसके बिहाफ पे मैं करूँगा। लाइबिलिटीज गारंटी अनुबंध में जमानतदार की जिम्मेदारियां गौण होती हैं। इसका मतलब यह है कि चूंकि प्राथमिक अनुबंध लेनदार और मुख्य देनदार के बीच था, इसलिए अनुबंध की शर्तों को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य देनदार की होती है। केवल मुख्य देनदार चूक करने पर ही जमानतदार को भुगतान करना होगा। मतलब कि अगर सबसे पहली लाइबिलिटी तो प्रिंसिपल की होती है, अगर प्रिंसिपल फेल हुआ तभी स्योरेटर या गारंटर को लाइबल माना जाएगा, नहीं तो प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल की है कि वो इसकी फुलफिल करे। ऋण के अस्तित्व को पूर्व कल्पित करता है, प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। गारंटी अनुबंध का मुख्य कार्य मुख्य ऋणी द्वारा किए गए ऋण या भुगतान को सुरक्षित करना है। यदि ऐसा कोई ऋण मौजूद नहीं है तो जमानतदार के पास सुरक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए ऐसे मामले में जब ऋण समय सीमा समाप्त हो जाती है तो शून्य हो जाता है, जमानतदार की कोई देयता नहीं बनती है। स्वान बनाम बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 1836 के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने माना यदि कोई मुख्य ऋण नहीं है तो कोई वैध गारंटी मौजूद नहीं हो सकती। वैध अनुबंध की सभी अनिवार्य बातें इसमें शामिल होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन जो है 10 और 12 और 16 14 17 18 के जो है कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो होने चाहिए। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। इस प्रकार वैध अनुबंध की जैसे स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए और लीगल इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप्स होना चाहिए। तथ्यों को न छुपाया जाना, नो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ऋणदाता जमानतदार को वे तथ्य बताने चाहिए जो जमानतदार की देयता को प्रभावित करते हैं। ऐसे तभी तथ्य ऋणदाता और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर गारंटी प्राप्त करता है तो गारंटी अमान होगी। नो मिसरिप्रेजेंटेशन, गारंटी को जमानतदार को गलत तथ्य बताकर अगर कुछ किया जाता है तो ये मतलब गुड इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और जो है मुख्य ऋणी लेनदार द्वारा जमानतदार को सभी महत्वपूर्ण तथ्य को जो है बताएगा। अगर जो इसमें कोई चीज़ छुपाई जाती है, मिस इंटरप्रेटेड की जाती है तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। और गारंटी के प्रकार क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, एक विशिष्ट गारंटी और एक कंटिन्यूइंग गारंटी। जब गारंटी किसी एकल ऋण या विशिष्ट लेन देन के संबंध में दी जाती है तो गारंटीगत ऋण का भुगतान होने का वादा विधिवत निष्पादित होने पर समाप्त हो जाती है। स्पेसिफाइड गारंटी किसी सर्टेन हैपनिंग के अकॉर्डिंग इंड हो जाती है। उदाहरण, एस एक पुस्तक विक्रेता है जो पी को पुस्तकों का एक सेट देता है। इस अनुबंध के तहत यदि पी पुस्तकों के लिए भुगतान नहीं करता तो के उसका मित्र भुगतान करेगा। यह एक विशिष्ट गारंटी का अनुबंध है। पुस्तकों की कीमत एस को भुगतान किए जाने पर के की देयता समाप्त हो जाती है। ए एस और पी जो है, एक एस जो है पुस्तक विक्रेता है, के पुस्तक खरीदता है। अब के जो है अगर वो पुस्तक का मूल्य नहीं दे पाता है तो उसकी लायबिलिटी उसके मित्र के पर है। अगर पी जो है वो पुस्तक एस को पैसे दे देता है तो के की लायबिलिटी स्वतः समाप्त हो जाती है। कंटिन्यूइंग गारंटी, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 29 में सतत गारंटी को परिभाषित किया गया है। सतत गारंटी क्या है, जो एक लेनदार की मुख्य श्रृंखला पर लागू होती है और मुख्य देनदार द्वारा किए गए सभी लेन देन पर लागू होती है। इसे जमानतदार रद्द नहीं कर सकता है। इसलिए बैंक्स जो है वो कंटिन्यू गारंटी रखते हैं ताकि गारंटर की देयता मूल अग्रिम तक सीमित न रहे और सभी वाद के ऋणों तक भी विस्तारित हो। उदाहरण के लिए के ने अपना घर एस को 10 साल के लिए पट्टे पर दिया जिस पर एक निश्चित पट्टा किराया है। पी ने गारंटी दी कि एस अपने दायित्व को पूरा करेगा। 7 साल बाद एस ने पट्टा किराया देना बंद कर दिया तो के ने किराए के भुगतान के लिए उस पर मुकदमा दायर किया। पी ने फिर शेष 3 वर्षों के लिए अपनी गारंटी रद्द करने का नोटिस दिया। पी गारंटी रद्द करने में सक्षम नहीं हो क्योंकि 10 साल के लिए पट्टा एक संपूर्ण अविभाज्य विचार है और इसे लेन देन की श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए एक सतत गारंटी नहीं है। कंटिन्यूइंग गारंटी है, जैसे एक के और एस और ने
बैंक से लोन लिया और 10 साल के लिए कहा कि मैं जो है अ, इसको जो है 10 साल में फुलफ़िल करूँगा, और एस जो है वो 7 साल तक पैसे देता है और उसके बाद देना बंद कर देता है, तो पी की लाइबिलिटी आ जाती है। पी क्या करता है कि वो 3 साल के लिए अपनी गारंटी सरेंडर कराना चाहता है, लेकिन अब वो तो वैध है नहीं, उन्होंने 10 साल के लिए किए, तो वो पी 10 साल के लिए एज गारंटर वैलिड होगा और उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो के द्वारा लिए हुए लोन को फुलफ़िल करवाए, नहीं तो उनकी स्वयं की लाइबिलिटी होगी। सतत गारंटी कंडीशन, जहां तक मौजूदा ऋण के लिए दी गई गारंटी का सवाल है उसे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद अंतिम हो जाता है। हालांकि भविष्य के लेन देन के लिए गारंटी को रद्द किया जा सकता है। इस स्थिति में जमानतदार लेन देन के लिए उत्तरदायी होगा। गारंटी अनुबंध दो तरीकों से रद्द किया जाता है, एक तो नोटिस दे करके, निरंतर गारंटी को नोटिस दे करके रद्द किया जा सकता है, और भविष्य के लेन देन मतलब कंटिन्यूइंग जो भी ट्रांजैक्शन होंगे और उन पे लागू होगा। केवल नोटिस देकर जमानतदार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है, जो भी नोटिस देने के पहले ट्रांजैक्शंस हुए उनके लिए वो लाइबल होगा, और अनुबंध को रद्द करने से पहले एक निश्चित अवधि की सूचना की आवश्यकता होती है, तो जमानतदार उसी को पालन करना चाहिए। कोई भी गारंटर है जो नोटिस दे करके अपनी गारंटर एज अ गारंटर को सरेंडर करवाना चाहता है, जमानतदार की मृत्यु 131 में बताया गया है, अगर कोई भी गारंटर जो है वो प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर के मध्य गारंटर लेने का कार्य किया, जमानतदार की मृत्यु होने पर यदि किसी भी अनुबंध के अनुपस्थिति के कारण जमानतदार के लेन देन के संबंध में कोई भी कार्य करता है और उसकी कानूनी प्रतिनिधि उसकी मृत्यु से पहले किए गए लेन देन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हालांकि मृतक जमानतदार की संपत्ति और उन लेन देन के लिए उत्तरदायी है जो मृतक के जीवन काल के दौरान पहले ही हो चुकी है। जमानतदार की संपत्ति जमानतदार की मृत्यु के होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीमा अवधि, गारंटी लागू करने की सीमा अवधि गारंटी पत्र निष्पादित होने की 3 वर्ष है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नागेश हरियप्पा नायक एंड अदर में एक कंपनी को ऋण की अग्रिम राशि की गारंटी विलेख निष्पादकों द्वारा किया जाता है। बाद में कंपनी को उन्हें निष्पादक द्वारा भरकर स्वीकार करते हैं। एक पत्र जारी किया गया है और माना गया कि पत्र में उस समय सीमा अवधि बढ़ाने का प्रभाव नहीं था। गारंटी विलेख की 30 से 3 वर्ष के बाद शुरू की गई वसूली कार्रवाई रद्द किए जाने योग्य है। जमानतदार के अधिकार, भुगतान करने मुख्य देनदार की देनदारियों का निर्वहन करने के बाद जमानतदार को ये अधिकार मिलते हैं। इन अधिकारों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। मुख्य देनदार के विरुद्ध अधिकार, लेनदार के विरुद्ध अधिकार और सह जमानतदार के विरुद्ध अधिकार। मुख्य लेनदार के ऋण के भुगतान पर जमानतदार का अधिकार या प्रस्तावना का धारा 144 है। प्रस्तावना के अधिकार का अर्थ है कि चूंकि जमानतदार ने लेनदार को गारंटी दी थी और भुगतान प्राप्त करने के बाद लेनदार परिदृश्य से बाहर हो गया, इसलिए जमानतदार अब देनदार के तथ्य से प्रभावित करेगा। क्षतिपूर्ति का अधिकार धारा 145, गारंटी के हर अनुबंध में मुख्य ऋणी द्वारा जमानतदार को क्षतिपूर्ति देने का एक निहित वादा करता है और जमानतदार मुख्य ऋणी से वह राशि वसूल करने का हकदार होता है। गारंटी के तहत सभी तरीकों से चुकाई गई हैं, इसलिए मुख्य ऋणी द्वारा वादा पूरा न करने के कारण जमानतदार को नुकसान हुआ, इसलिए जमानतदार ऋणी को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार, मूल ऋणी द्वारा दी गई क्षतिपूर्तियों का अधिकार, वह अपने उन सभी क्षतिपूर्तियों का दावा करने का हकदार हो जाता है जो मुख्य ऋणी द्वारा ऋणदाता को दी गई थी। जमानतदार को सभी प्रतिभूतियों का अधिकार है, चाहे वह गारंटी के निर्माण से पहले हो या बाद में प्राप्त हुई हो। सेट ऑफ करने का अधिकार, जब ऋणदाता मूल देनदार के दायित्वों के भुगतान के लिए जमानत पर मुकदमा करता है तो जमानतदार मूल देनदार द्वारा ऋणदाता के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे के लिए सेट ऑफ या प्रतिभूति का यदि कोई हो तो कर सकता है। साथ जमानतदार के विरुद्ध अधिकार, एक सह जमानतदार जमानतदार की रिहाई से अन्य जमानतदार मुक्त नहीं होते। धारा 138, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो है 2 लोग गारंटर थे और जिनमें से दोनों की लाइबिलिटी थी कि मान लो ए ने बी से 500 रुपये लिया और कहा कि मैं नहीं दे पाता हूँ, तो सी और डी जो है इसको फुलफिल करेंगे। वो 500 चाहे सी और डी 250 और 250 रुपये करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और या एक फुलफिल देता है तो दूसरा नहीं देता है, तो इससे उसकी लाइबिलिटी एंड नहीं होती है। दूसरे को फुलफिल, ए जो है सी जो डिनाई कर देता है तो डी को फुलफिल करना होगा।
समान सह जमानतदारों को समान रूप से अंशदान करना होगा। धारा 146 में के अनुसार किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में सह जमानतदार अंशदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह तभी लागू है जब जमानतदार की देयता संयुक्त या कई हो, चाहे वह एक ही या अलग अलग अनुबंधों के तहत हो, चाहे वह एक दूसरे के ज्ञान में साथ हों या बिना, लेकिन उनकी सेम लायबिलिटी है और सेम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ABCD जेड द्वारा आर को दिए गए 2000 रुपये के ऋण के लिए एक सह जमानतदार है। आर ऋण को चुकाने में चूक करता है तो ए, बी, सी और डी में से प्रत्येक को 5000 रुपये का अनुदान देना होगा। विभिन्न राशियों से बंधे सह जमानतदार की देयता 147। सह जमानती अलग अलग राशि की गारंटी देने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उन्हें प्रत्येक द्वारा गारंटीकृत राशि की अधिकतम सीमा के अधीन समान रूप से अंशदान करना होगा। ए, बी और सी, डी के जमानतदार 3 अलग अलग बाड़ों में प्रवेश करते हैं जिनमें से प्रत्येक पर अलग अलग जुर्माना है। ए, 1000 रुपये दायित्व से जमानतदार का उन्मुक्ति। निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में जमानतदार को उसको दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। गारंटी अनुबंध के निश्चितीकरण द्वारा और ऋणदाता के आचरण द्वारा। ऋणदाता का आचरण द्वारा अनुबंध की शर्तों में भिन्नता। धारा 133 गारंटी के अनुबंध में लेनदार और मुख्य देनदार के बीच समझौते के मत से परिवर्तित किया जाता है तो जमानतदार को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए जमानतदार केवल उसी चीज़ के लिए लायबल होगा जो गारंटी में ली गई है। जमानतदार की सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन के बाद लेनदार के लिए जमानतदार मुक्त कर देगा। मूल ऋणी की रिहाई या उन्मोचन धारा 134 में बताया गया है। कर देता है तो ऋणदाता किसी चूक के परिणाम स्वरूप ऋण को मुक्ति कर देता है तो जमानत उन्मोचित कर दिया जाता है। सुरक्षा की हानि धारा 141 यदि ऋणदाता गारंटी के समय से दी गई किसी भी प्रतिभूति को जमानतदार की सहमति के बिना छोड़ देता है या खो देता है तो जमानतदार को प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ए, बी के लिए जमानतदार के रूप में सी से बी को ऋण सुरक्षित करने के लिए सी के साथ संयुक्त रूप से एक बॉन्ड बनाता है। बाद में सी उसी ऋण के लिए बी से और अधिक सुरक्षा प्राप्त करता है। इसके बाद सी अधिक सुरक्षा छोड़ देता है तो ए को मुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुबंध को अनुमान करके किसी भी अनुबंध की तरह गारंटी अनुबंध को भी टाला जा सकता है। यदि एक जमानतदार के विकल्प पर शून्य या शून्यकर्णी हो जाता है तो जमानतदार को निम्नलिखित मामलों से दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। गलत बयानी से प्राप्त गारंटी धारा 142 जब गारंटी अनुबंध में किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में ऋणदाता द्वारा या किसी जानकारी या सहमति की गलत बयानी की जाती है तो अनुबंध अवैध हो जाता है। अधिकार प्राप्त की गई गारंटी धारा 143 जब ऋणदाता द्वारा अनुबंध से संबंधित परिस्थितियों के कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में छिपा करके गारंटी प्राप्त की जाती है तो अनुबंध अवैध हो जाता है। मतलब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। यह एक जमानतदार द्वारा जमानतदार के साथ शामिल न होना धारा 144 जब गारंटी अनुबंध में यह प्रावधान हो कि ऋणदाता तब तक उस पर कार्य नहीं करेगा जब तक कोई अन्य व्यक्ति सह जमानतदार के रूप में इसमें शामिल न हो जाए। यदि वह अन्य व्यक्ति शामिल न हो तो गारंटी वैध नहीं होगी। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की ये टर्म्स और कंडीशन ही है कि उसमें सह जमानतदार होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े होते हैं जिनमें एक व्यक्ति के द्वारा फुलफिल करना इम्पॉसिबल होता है तो उसमें सह जमानतदारों की आवश्यकता होती है। सह जमानतदार दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ होता है। इसका अर्थ है कि जमानतदार उसी सीमा तक उत्तरदायित्व है जिस सीमा तक मूल ऋणी उत्तरदायित्व है। ए, बी को सी के स्वीकार करता है द्वारा विनिमय पत्र के भुगतान की गारंटी देता है और नियत तिथि पर सी द्वारा बिल का अनादर किया जाता है तो ए न केवल बिल की राशि के लिए बल्कि उस पर देय किसी भी ब्याज और बिल के लिए भी उत्तरदायी होता है। गारंटी का अनुबंध एक स्पेसिफिक अनुबंध है जिसके लिए कोई भारतीय संविधान के कुछ नियम बनाए गए हैं और गारंटी अनुबंध का मूल कार्य ऋणदाता को नुकसान से बचाना है, उसे विश्वास दिलाना है कि जो भी जमानत के वादे के साथ लागू किया जाएगा। और गारंटी अनुबंध में जो 3 पक्ष होते हैं, 2 प्रकार की जो गारंटियाँ मौजूद है स्पेसिफाइड और कंटिन्यूइंग, उनके उपयोग किए जाने वाली गारंटी की प्रकार, स्थिति और अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। जमानत के पास अन्य पक्षों के खिलाफ कुछ अधिकार होते हैं जो जमानत का दायित्व मुख्य देनदार के दायित्व से सहव्यापक माना जाता है।
और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को जो फुलफिल करने के लिए जो ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं प्रिंसिपल डेप्टर को क्रेडिटर के, क्रेडिटर को गारंटर के और गारंटर को प्रिंसिपल डेप्टर के प्रति वो फुलफिल करती हैं। तो आज हम सभी ने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है और उसके दायित्व क्या है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में।